अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश स्पेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स। और इसी लेक्चर के अंदर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है और उसको प्रूव भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड से। याद रखो, कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं कि अगर उस फोर्स के जरिए काम किया जाता है क्लोज्ड पाथ में तो वो बराबर आ जाता है जीरो के। एक ऐसी फोर्स या एक ऐसी फील्ड जिसके जरिए अगर काम होता है किसी क्लोज्ड पाथ में, बंद रास्ते में, यानी कि जहां से स्टार्टिंग हुई दोबारा बॉडी वहीं पहुंच जाए, और अगर नेट वर्क डन जीरो के बराबर आ जाता है तो ऐसी फील्ड को कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए पर मौजूद था, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पर मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको मूव करा के एक दूसरे पॉइंट के ऊपर ले गए, पॉइंट बी के ऊपर किसी फोर्स के ज़रिए। फिर उसको मूव करा के किसी दूसरे एक और पॉइंट पे ले गए, पॉइंट सी पर। फिर इसको यहाँ से मूव कराया, सी से किसी एक पॉइंट के ऊपर ले गए, फिर यहाँ से मूव करा के ए पर ले आए। अगर तो टोटल वर्क डन बराबर आ जाता है ज़ीरो के बाय द फोर्स, तो ऐसी सूरत में जो ये फोर्स थी इसे कहेंगे कंजर्वेटिव, क्योंकि इसने अपने आप को बाकी रखा, कंजर्व रखा। कंजर्व रखने का मतलब होता है बाकी रखना। और दूसरे लफ्ज़ों में कंजर्वेटिव फील्ड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स है या फील्ड है जिसमें वर्क डन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि डिपेंड नहीं करता। किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता? पाथ बीइंग फॉलोड, जो रास्ता फॉलो किया जा रहा है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे फोर्स या ऐसी फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। भाई मिसाल के तौर पे हम मूव करना चाह रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ वर्क करने का एक तरीक़ेकार तो ये है जो कि हो गया W1 के बराबर, ठीक है। फिर कोई और रास्ता हो सकता है कि ए से पहले हम मूव कर गए पॉइंट सी पर, फिर सी से हम मूव कर गए पॉइंट बी पर। तो कहने का मकसद ये है कि ये दोनों वर्क डन जो है वो इक्वल होंगे, वो उस रास्ते पर डिपेंड नहीं करते जिस रास्ते को हम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हर एक सूरत हाल में जो वर्क डन है वो इक्वल होता है। तो ऐसी सूरत में जो फील्ड है या जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव कहलाती है। दो बात हो गई, एक तो ये हो गया कि नेट वर्क डन ज़ीरो के बराबर हो जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, पाथ बीइंग फॉलोड, जो रास्ता हम फॉलो कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसको और थोड़ा सा समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। नेट वर्क डन जीरो के बराबर आता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बॉडी रखी हुई है अर्थ के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल सरफेस पे रखी हुई है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। हम क्या करते हैं, हम इसको वर्क करा के किसी एक पॉइंट तक ले जाते हैं, यहाँ तक ले गए। अब क्योंकि मैंने वर्क करा है अगेंस्ट द ग्रेविटी तो ये नेगेटिव वर्क डन होगा। लेट से मैंने -20 जूल का वर्क करा, नेगेटिव 20 जूल का वर्क करा। बॉडी चली गई पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। फिर क्या हुआ, यहाँ से हमने रिलीज करा, बॉडी दोबारा वापस आ गई पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ। क्लोज्ड पाथ हो गया, बंद रास्ता हो गया। अब अगर ऊपर जाने में -20 जूल का वर्क हुआ था अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वर्क करेगी +20 जूल का, ठीक है ना। तो जो नेट वर्क डन हो गया -20 और +20, ये किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया ज़ीरो के। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उसने अपने आप को कंजर्व रखा कि अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड की तो वो डाउनवर्ड ही रही। दैट्स वाई इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। और नेट वर्क डन जीरो के बराबर आ गया। अब चाहे आप कोई भी पाथ फॉलो कर लो, जो नेट वर्क डन है वो जीरो के बराबर आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो सकती है, दो चार्जेस के दरमियान की फील्ड हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप लोग जानते होंगे ज़रूर कि एक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है। लेट्स से ये पॉइंट ए पर है, पर मैंने क्या करा, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करा के इसे इस पॉइंट तक ले गया, लेट्स से पॉइंट बी तक ले गया। अब यकीनन मुझे काम करना पड़ा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, जो कि ये रिपेल कर रहा था ना इस तरीके से, तो मुझे इसके अगेंस्ट काम करना पड़ा। तो फिर वही बात है, लेट से मैंने -5 जूल का वर्क करा, यहाँ से रिलीज़ करने पे वो दोबारा बी से ए की तरफ चला जाएगा। कितना वर्क करेगा?
प्लस के 5 जूल का, अगर इधर -5 का जूल था तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो पॉजिटिव वर्क करेगी। अगेन आप देखेंगे कि -5 जूल और +5 जूल बराबर आ जाएगा, ये जो 5 जूल है -5 जूल +5 जूल ये बराबर आएगा 0 के, जो कि अगेन इस बात को शो कर रहा है कि क्लोज्ड पाथ में किया गया जो टोटल वर्क डन है वो बराबर आ रहा है 0 के। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह से काम करती है, बट कुछ ऐसी फोर्सेस भी हैं जैसे हमारी फोर्स होती है, हम अगर बंद रास्ते में काम करें अपनी फोर्स से तो थोड़ी आंसर 0 आएगा, हमें तो बल्कि ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, हम अपनी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जबकि जो कंजर्वेटिव फील्ड होती हैं वो अपने आप को कंजर्व रखती हैं, बाकी रखती हैं, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ गिर रहा है तो वो एक कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जाम्पल है, चाहे वो कैसा भी वर्क डन हो रहा हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव वर्क होता है, और जब वही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ लेकर जाया जाता है तो वो नेगेटिव वर्क होता है। इट मीन्स इट इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। दूसरी एग्जांपल हो सकती है एक इलास्टिक बैंड है जिसको स्ट्रेच किया जा रहा है। अब जब स्ट्रेच कर रहे होते हैं आउटवर्ड तो आपको पता है कि हमें नेगेटिव वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट इलास्टिसिटी, ठीक है ना। अगर स्प्रिंग की एग्जांपल लोगे तो भी ऐसी होगा, स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करते हैं तो नेगेटिव वर्क करना पड़ता है। फिर ऑटोमेटिकली जब ये अंदर की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है जो रबर बैंड है, या अगर स्प्रिंग होता तो वो भी पॉजिटिव वर्क करता, तो नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इसने अपनी डायरेक्शन को कंजर्व रखा। सो स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक बैंड इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप देख सकते हैं इस लड़के ने जब कंघे को अपने बालों में फेरा तो उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया, जो कि बाद में जो है वो वाटर के चार्जेस को आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो चार्ज्ड कॉम होता है वो भी अपनी डायरेक्शन को कंजर्व रखता है, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो अट्रैक्ट ही करता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा पानी की तरफ लेके जाओ तो रिपेल करने लगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैंने समझाई आपको कंजर्वेटिव फील्ड की। अब बात क्या है, अब हम ये साबित करना चाहेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अब वो तो छोटी सी एग्जांपल मैंने दे दी, बट यहाँ पर प्रॉपर जो इंडिपेंडेंट पाथ की डेफिनेशन थी उसको भी अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या कंजर्वेटिव फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड या नहीं। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं ये सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस से कुछ हाइट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। और ये जो पॉइंट ए है ये बेसिकली कहाँ है, ये ज़मीन से कुछ हाइट के ऊपर है, और वो हाइट हम कर देते हैं बराबर एच के, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर मौजूद है और ग्रेविटी की बात करने वाले हम लोग, ज़मीन से जो हाइट है वो एच के बराबर है। और ऐसी सूरत में आपको पता है कि फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करती है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि एक्चुअली वेट ही कहलाती है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। और फिर क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला गया, डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली इस फोर्स की वजह से, और पॉइंट बी तक पहुंच गया। और पॉइंट बी पर पहुंच के जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो ए से लेके बी तक है, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम S1 से शो कर देते हैं, पहला वाला डिस्प्लेसमेंट है। और इस सूरत में जो एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में वो अल्फा है। आपको नज़र आ रहा है जो एंगल बना फोर्स यानी कि वेट और डिस्प्लेसमेंट S1 के दरमियान में वो एंगल अल्फा है। फिर क्या होता है, फिर ये बॉडी मूव, अब इस अगर पॉइंट बी को देखो तो पॉइंट बी पे जो फोर्स की डायरेक्शन है, वेट की डायरेक्शन है, वो आपको डाउनवर्ड नज़र आ रही है। और फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करता है पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ, पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ चला गया, ये आ गया पॉइंट सी, और डिस्प्लेसमेंट कवर हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, बी से लेके सी तक, और इस डिस्प्लेसमेंट को कह देते हैं S2, ठीक है। और अहम बात यह है कि जो एंगल बना है इस वक्त S2 और वेट के दरमियान में, वो एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज। आपको नज़र आ रहा है वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और S2 जो है वो हॉरिजॉन्टली है, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और फिर सी पर अगर देखा जाए तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दोबारा से ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है। और फिर ड्यू टू दिस फोर्स या ये मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये मूव करता है पॉइंट सी से पॉइंट ए की तरफ। इस मरतबा जो डिस्प्लेसमेंट है
उस डिस्प्लेसमेंट को S3 से शो कर देते हैं, और जो एंगल बना वो है बीटा। अच्छा, ये बीटा ना ट्राइंगल के अंदर आपको एक एंगल मैं दिखा रहा हूँ, ये वेट और इसके दरमियान में नहीं बना, वेट इधर है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, तो जो एंगल है वो तो ज़्यादा ही बन रहा होगा 180 डिग्री से। वो मैं आपको समझा दूंगा यकीनन, अभी जब हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, उसको प्रूफ करेंगे। फिलहाल जो ट्राइंगल है उसके अंदर ये वाला एंगल अल्फ़ा के बराबर है, और ये वाला एंगल जो है बराबर है बीटा के। ठीक है, अब इसी फिगर की मदद से साबित करते हैं कि अगर टोटल वर्क डन किया जाएगा इस पूरे पाथ में, इस पूरे केस के अंदर, तो टोटल वर्क डन बराबर आना चाहिए 0 के। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास नज़र आ रहा है हमें कि यहाँ पे 3 वर्क डन हो रहे हैं, ए से बी, बी से सी और सी से ए की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे पहला वाला वर्क डन, और ये होगा वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जो पहला वर्क डन है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हो रहा है। ठीक है जी, अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क, तो जो वर्क की डेफिनेशन है, W बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट को रिमूव करते हैं तो यही चीज़ बराबर आती है एफ एस कॉस थीटा के। ठीक है ना, अभी एफ एस कॉस थीटा के बराबर आ गई। नाउ हमें जो वर्क डन चाहिए वो ए से लेके बी तक चाहिए, जिसको फॉर एग्जांपल मैं W1 का नाम दे दूंगा क्योंकि पहला वाला वर्क डन है। तो ये हो जाएगा W1 इज इक्वल टू, फोर्स का नाम क्या है, फोर्स का नाम है वेट, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ये आ गया यहाँ पर वेट, ये वर्क है, ये वेट है, तो दोनों में फ़र्क रखना। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर हो रहा है S1, और जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कॉस। S1 और अल्फ़ा के दरमियान का एंगल कितना नज़र आ रहा है आपको, अल्फ़ा के, S1 और W के दरमियान का जो एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फ़ा। अच्छा जी, W बराबर होता है वेट वाला W बराबर होता है mg के। देयरफॉर हमारे पास जो W1 का आंसर आएगा वो आ जाएगा mgs1, और साथ में आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि एंगल को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और वैल्यू से। तो अब आपको ट्राइंगल लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल नज़र आएगा, इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम हम ऐसा कर देते हैं कि इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट डी का। ठीक है, ये पॉइंट डी हो गया। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ, आप देखें ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, गौर से देखो, ट्राइंगल ए बी डी, ये ए है पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ये आपको नज़र आ रहा है एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ कॉस अल्फ़ा की। तो वैसे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट देयरफॉर कॉस अल्फ़ा बराबर आ जाएगा किसके, सबसे पहले आपने देखना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो ये है 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ए से लेके बी तक। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर आ जाएगा ए से लेके बी तक की जो साइड है वो आ जाएगी। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर जो होती है वो एंगल के सामने वाली साइड होती है। इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल के सामने वाली साइड है, बी से लेके डी, ये वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, उसकी तो ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई हाइपोटेन्यूज, ये हो गई परपेंडिकुलर, जो बच गई वो होगी बेस। बेस इसका मतलब है ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक आ गई बेस। अच्छा जी, अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो कॉस अल्फ़ा बराबर आएगा, ए डी की जगह पर आएगा एच, ए से लेके डी तक की जो हाइट है वो एच के बराबर है, और ए बी जो है ए से लेके बी तक का फासला, उसको हमने S1 का नाम दिया है। और फाइनली ज़रा S1 कॉस अल्फ़ा को एक तरफ कर लो, एच अलग हो जाएगा, ये आ जाएगा S1 कॉस अल्फ़ा। अलग करने का फ़ायदा क्या हुआ, आप गौर से देखें, यहाँ पर इक्वेशन 1 में S1 कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है। अब उस S1 कॉस अल्फ़ा की जगह पर H लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करा तो W1 बराबर आ जाएगा mg, अपनी जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, देख लो, mg अपनी जगह पे लिखा हुआ, जहाँ पे लिखा हुआ था S1 cos अल्फ़ा, वहाँ पे हम लिख देंगे h। इट मीन्स जो पहला वर्क डन हुआ वो बेसिकली बराबर आ रहा है mgh के। ठीक है, W1 बराबर आ गया mgh। सेकेंड वर्क निकालते हैं दूसरा वाला, और दूसरा वाला वर्क होगा B से लेके C तक का, नंबर 2, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C। पॉइंट B से पॉइंट C तक का वर्क निकालेंगे।
फिर वही बात है, अगर वर्क की डेफिनेशन को इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क, तो वर्क बराबर होता है एफ डॉट एस के, और जब डॉट को रिप्लेस करते हैं तो उसकी जगह पर आ जाता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। नाउ इस केस में क्या बनेगा, वर्क को हम नाम देंगे W2 का, ठीक है, वर्क को हम नाम देंगे W2 का। फोर्स फिर वही वेट के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट सेकंड वाले में S2 है, और एंगल कितना बन रहा है, फिगर इधर पेस्ट करते हैं। देखो W और S2 के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, ये है W जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये है S2 जो कि इस तरफ एक्ट कर रहा है। अगर देखा जाए तो दोनों के दरमियान का एंगल यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है 90 डिग्री, W और S2 के दरमियान का एंगल। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा cos 90, और cos 90 डिग्रीज बराबर होता है 0 के। इसलिए जो वर्क डन आएगा W2 आएगा, इसकी जगह अगर मैं mg लिख भी देता हूँ, वेट की जगह पर S2 की जगह पे S2 रहा, बट cos 90 की जगह पर 0 आ जाएगा। इट मीन्स W2 बराबर आ जाएगा 0 के। और खुद सोचो ना, जब बॉडी B से लेके C तक जा रही है तो इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड ने क्या करा, ग्रेविटेशनल फील्ड का तो किया गया काम 0 के बराबर है। तो याद रखो कि ये हमने तब भी पढ़ा था जब हमने केसेस ऑफ वर्क स्टडी करे थे, कि जब भी परपेंडिकुलर वर्क होता है तो वो एक्चुअली 0 वर्क के बराबर होता है, मिनिमम वर्क के बराबर होता है। ग्रेविटी का कोई अमल दखल नहीं है ऑब्जेक्ट को B से लेके C तक मूव करवाने में। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, जो कि होगा C से लेके A तक का। ये होगा हमारा तीसरा वर्क, और ये होगा वर्क डन फ्रॉम C टू A, पॉइंट C से पॉइंट A की तरफ जा रहे हैं, और इसको नाम दे सकते हैं हम लोग W3 का। ठीक है, इसी फिगर को आप दोबारा से देख सकते हैं, ये फिगर आपको नज़र आ रही है। और अब छोटा सा ना इसमें आपको एक काम समझना पड़ेगा कि एंगल कितना बन रहा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मैं सबसे पहली बात यहाँ पर ना एक इस तरीके से बनाता हूँ कि जो वेट है वो तो ऐसे करके एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जो एंगल बन रहा है ना वेट और S3 के दरमियान का, वो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है। वेट और S3 के दरमियान का जो एंगल है वो इधर से लेके इधर तक बन रहा है, ठीक है। अब ये एंगल कितना है, तो पहले मुझे एक बात बताओ कि एंगल इधर से लेके इधर तक का कितना है, एंगल इधर से लेके इधर तक का कितना है। ये जो है ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर इसका ये वाला एंगल बीटा के बराबर है तो इट मीन्स ये बात कंफर्म है ये वाला एंगल भी बीटा के बराबर होगा, क्योंकि जो रेड वाली लाइन है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो इनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा एंगल है वो तो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इधर से लेके इधर तक का जो पूरा एंगल होता है, इधर से लेके इधर तक का जो पूरा एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बना, अगर मैं 180 में से माइनस कर दूँ बीटा को तो ये एंगल बन जाएगा। ये वाला जो एंगल है इधर से लेके इधर तक का, देखो मैं अभी दोबारा बना रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है ये 180 में से अगर मैं बीटा को माइनस कर दूँ तो ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। 180 में से बीटा को क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुकम्मल एंगल होता है इधर से लेके इधर तक का वो तो 180 होता है, उसमें से बीटा निकाल देंगे तो ये बाकी का एंगल बच जाएगा। तो इस केस के अंदर जो एंगल हमें इस्तेमाल करना होगा वो 180 माइनस बीटा करना होगा, ये ऊपर वाला बीटा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इस वेट और इस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल यही बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब अगर दोबारा से वही काम करें जो हम इससे पहले भी कर चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ वर्क को इस्तेमाल करने वाला, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क W बराबर होता है F डॉट एस के, और W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा के। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास W3 के लिए, तो W3 बराबर आएगा, फोर्स वेट होती है mg के बराबर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट है S3, और कॉस बन रहा है 180 माइनस बीटा, ठीक है। और क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है कॉस 180 माइनस बीटा बराबर होता है माइनस कॉस बीटा के, तो हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। तो W3 बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू, ये वाला जो माइनस है इसको पहले लिख देते हैं, बाकी mg अपनी जगह पर है, S3 अपनी जगह पर है, और ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है इसकी जगह पर आ सकता है कॉस बीटा, ठीक है ना। ये माइनस मैंने इधर लिख दिया और कॉस बीटा इधर आ गया, पूरे इसकी जगह पर कॉस 180 माइनस बीटा की जगह पर। अब यहाँ पे रुक जाते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं,
क्योंकि फिर वही एंगल हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब कौन सा आप देखोगे? अब आप देखोगे ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी देखो ज़रा गौर से। इन ट्राइंगल ए सी डी हमें वैल्यू चाहिए कॉस बीटा की। वैसे कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जो कि ए से लेके सी वाली साइड है। हाइपोटेन्यूज ए से लेके सी वाली साइड है, और एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, यानी सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है। तो जो बच गई वो बेस है, जो कि पहले ही बेस थी। ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक बेस है। अब अगर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो कॉस बीटा बराबर आएगा किसके? ए डी। ए से लेके डी तक का फासला एच के बराबर था, ए से लेके सी तक का फासला S3 के बराबर है। इसका मतलब एच को अगर अलग करते हैं तो वह आ जाएगा S3 कॉस बीटा के बराबर। ठीक है, और ये जो S3 कॉस बीटा है वो इधर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो फाइनली हमारी इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट W3 बराबर आएगा माइनस अपनी जगह पर mg भी लिखा हुआ है अपनी जगह पर, और S3 कॉस बीटा की जगह पर हमने लिखा h। माइनस साइन तो वैसे भी आना था, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम हो रहा है, तो माइनस साइन तो आना ही था यहाँ पर, और फाइनली आ रहा है। तीनों वर्क डन आ गए। W1 कैलकुलेट कर लिया, ये रहा W1, ये रहा W2, और फिर ये आ गया W3। नाउ आखिरी काम ये है कि हमें टोटल वर्क डन इस्तेमाल करना है। टोटल वर्क डन कितना होगा? तो टोटल वर्क डन सबको ऐड करना पड़ेगा। W बराबर आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों को ऐड करेंगे। क्या क्या वैल्यूज़ हैं? mgh प्लस 0 माइनस का mgh, तो कैंसिल हो गया, माइनस mgh प्लस mgh, तो W बराबर आ जाएगा 0 के। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो नेट वर्क डन है, टोटल वर्क डन है क्लोज्ड पाथ में, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड 0 के बराबर आ रहा है। इस वजह से देयरफॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। क्यों? क्योंकि जो टोटल वर्क डन हुआ क्लोज्ड पाथ में ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, वो बराबर आ रहा है 0 के। ठीक है जी, तो इतना ही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप समझ में आ गई होगी बात कंजर्वेटिव फील्ड के हवाले से और इस प्रूफ के हवाले से। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।